गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। सो माय नेम इज हेमंत कुमार, बीटेक फ्रॉम एनआईटी इलाहाबाद। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मैथमेटिक्स क्लास 11 का पहला चैप्टर, जिसका नाम है सेट थ्योरी। जैसे कि हमने पहले भी डिस्कशन करा होगा कि सेट थ्योरी एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है, फंडामेंटल होता है मैथमेटिक्स का। अगर हम मैथमेटिक्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक लेके जाना चाहते हैं तो हमारा फर्स्ट चैप्टर सेट थ्योरी बहुत अच्छा होना चाहिए, है ना। और इसमें बहुत सारी फंडामेंटल्स पढ़ने वाले हम। अगर हम ये चैप्टर अच्छा कर लेंगे तो आगे आने वाले जो भी मैथमेटिक्स के चैप्टर हैं, चाहे वो क्लास 11th को हो या क्लास 12th के या फिर IIT JEE के से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हों, उसमें हम बहुत जल्दी ही कंफर्टेबल हो सकते हैं। देखिएगा, स्टार्ट करते हैं। तो सेट्स, सबसे पहले बात करते हैं सेट्स। तो सेट पढ़ने से पहले हम बात करते हैं कलेक्शन की, कि व्हाट इज कलेक्शन। ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स को हम कलेक्शन कहते हैं। जैसे अगर मेरे पास 3 पेन है तो 3 पेन का ग्रुप एक कलेक्शन होगा। मेरे पास 5 शर्ट्स हैं तो 5 शर्ट का ग्रुप एक क्या हो जाएगा, कलेक्शन होगा। अगर मेरे पास 3 माइक हैं तो 3 माइक का ग्रुप क्या हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। तो कोई भी ग्रुप ऑफ एलिमेंट जो होता है उसको हम कलेक्शन कहते हैं। सो व्हाट इज कलेक्शन? कलेक्शन इज द ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। अब बात करने वाले हम सेट की। तो कोई कलेक्शन जो है वो सेट कब बनता है? तो जब कलेक्शन वेल डिफाइन होता है तब उस कलेक्शन को हम सेट कहते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वेल डिफाइन? वेल डिफाइन का मतलब होता है कि दैट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। सभी के लिए अगर कोई बात सही है तो उस कलेक्शन के, उस ग्रुप ऑफ एलिमेंट को हम सेट कह सकते हैं। तो हाउ टू डिफाइन सेट? सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इज कॉल्ड सेट। सो सेट एक ऐसा कलेक्शन होता है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होगा। कोई भी कलेक्शन अगर हर पर्सन के लिए, हर प्लेस के लिए सेम होता है तो उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करते हैं, पहला एग्जांपल है सेट ऑफ बबल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो अगर मैं बात करूं कि इंग्लिश अल्फाबेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, A, E, I, O, U, ये 5 एलिमेंट होते हैं। अगर मेरे से कोई ये बात पूछेगा मैं यही बताऊंगा। अगर मैं किसी और स्टूडेंट से पूछता हूँ, लेट्स सपोज मैं A स्टूडेंट से पूछता हूँ, तो वो भी कलेक्शन ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट AEIOU ही बताएगा। तो हम दुनिया में किसी भी इंसान से जो भी इंग्लिश लैंग्वेज को समझता है उसको वोवेल्स के बारे में पूछेंगे तो वो AEIOU ही बताएगा। इसका मतलब हर पर्सन के लिए क्या है, ये चीज यूनिवर्सली ट्रू है, सभी इस लोग को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ऐसा कलेक्शन जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होता है उस कलेक्शन को हम सेट कह सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सेट। इसको पढ़ने से पहले कुछ कुछ बातें समझ लेते हैं। जैसे किसी भी सेट को हम इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर से डिनोट कर सकते हैं। जैसे सेट जो है, वी जो है, ये क्या है, सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश, तो ये इसको हम कहेंगे सेट नेम। जब भी हम किसी सेट को लिखते हैं तो उसको, उसके एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके लिखा जाता है। तो अगर इस सेट वी के अंदर AEIOU एलिमेंट है तो उनको कॉमा से सेपरेट करके लिखेंगे, पहली बात। दूसरी बात, इस सेपरेशन के बाद जो भी एलिमेंट्स लिखे गए हैं उसको हमेशा करली ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है। इस ब्रैकेट को हम करली ब्रैकेट कहते हैं। तीसरी बात क्या है कि कोई भी एलिमेंट अगर सेट के अंदर एक बारी आ चुका है तो वो एलिमेंट दोबारा रिपीट नहीं होगा। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हो सकती हैं। जैसे पहली प्रॉपर्टी क्या लिख सकता हूं मैं? पहली प्रॉपर्टी लिख सकते हैं हम कि सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। कैपिटल लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। दूसरी प्रॉपर्टी क्या हो सकती है कि सेट इज डिनोटेड बाय, द सेकंड प्रॉपर्टी इज व्हाट, कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट्स। अगर किसी सेट के अंदर एक एलिमेंट आ गया है तो उस एलिमेंट को दोबारा नहीं लिखेंगे। दैट मीन्स repetition of element is not allowed, और तीसरी बात क्या है कि सेट एलिमेंट्स separated by commas next thing is what, commas. Fourth point, set elements written within the curly bracket.
सॉरी, विद इन द कर्ली ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, एक बात और कह सकते हैं कि सेट इज अ कलेक्शन विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड, यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। ऐसा नहीं हो सकता, कोई सेट ऐसा नहीं हो सकता कि एक पर्सन के लिए कुछ और है और दूसरे पर्सन के लिए कुछ और है, फिर वो सेट नहीं रहेगा। कलेक्शन तो होगा बट सेट नहीं रहेगा। तो सेट की एसेंशियल कंडीशन है कि उसको यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होना पड़ेगा। तो हमने एक एग्जांपल लिया था सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। तो वी जो है वो सेट नेम है, इसको इंग्लिश अल्फाबेट से जो भी एलिमेंट इसके अंदर आएंगे वो करली ब्रैकेट के अंदर होंगे और वो कॉमा से सेपरेट होके जाएंगे। ठीक है, तो दिस इज द सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसके अंदर जो भी एलिमेंट लिखे हुए हैं हम इसको दोबारा रिपीट नहीं कर सकते, इसको ऐसे नहीं लिख सकते ए कोमा ई, आई कोमा ओ यू, इस तरीके से। तो यहाँ ए 2 बार लिख गया और ओ 3 बार लिख गया, तो ये हम एक ही बार लिखेंगे। इस यही जो पॉइंट बोला गया है, जो हमारा सेकंड पॉइंट है कि रिपीटेशन ऑफ एलिमेंट इज नॉट अलाउड। तो ये रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये ए 2 बार लिखा गया है तो अल्टीमेटली हम इसको एक ही बार लिखेंगे। ये ओ 3 बार लिखा गया है तो अल्टीमेटली हम इसको एक ही बार लिखेंगे। तो ये तो सही है, बट ऐसे लिखा नहीं जाता है ना। जब भी रिपीट करने लगते हैं एलिमेंट तो उसको हम एक ही बार लिखते हैं, ये बात ध्यान रखें आप। ठीक है, ओके। कुछ और बात करते हैं, जैसे अब कैसे पहचानेंगे कि कोई कलेक्शन सेट है या नहीं। तो एक दूसरा एग्जांपल ले लिया, मैंने लिया कलेक्शन ऑफ 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया ले लिया। ठीक है, ऑफ इंडिया। तो इंडिया के 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर कौन कौन से। मैंने 3 पर्सन के पास गया, मैंने पर्सन 1 से पूछा कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया कौन कौन से। तो उसने बोला MS धोनी, रोहित शर्मा, विराट कोहली। ठीक है, इसके लिए ये 3 है। लेकिन जब मैं पर्सन 2 के पास गया तो उसने कुछ और बोल दिया। उसने बोल दिया कि जसप्रीत बुमराह, MS धोनी, ठीक है, कुछ भी लिख दिया, AR कुछ भी मान लो आप। ठीक है, तो ये इसके लिए अब आपने देखा कि इसके लिए ये 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर अलग हैं और दूसरे पर्सन के लिए अलग है, तीसरे पर्सन के लिए कुछ और अलग है। ठीक है, कुछ ही मान लिया, वीरेंद्र सहवाग हो गया, गौतम गंभीर हो गया, ठीक है, कुछ ही मान लिया, सिराज हो गया। तो लेट्स सपोज ये जो थर्ड पर्सन है इसके लिए टैलेंटेड क्रिकेटर अलग है, तो सबकी चॉइस अलग होगी ना। तो ये 3 मोस्ट टैलेंटेड क्रिकेटर ऑफ इंडिया का कलेक्शन तो है, बट वो सेट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। तो जब भी कोई कलेक्शन यूनिवर्सली ट्रू नहीं होता है तो वो सेट नहीं हो सकता। तो सेट होने की एसेंशियल कंडीशन क्या है कि उसको यूनिवर्सली एक्सेप्ट होना पड़ेगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम ये समझ गए कि सेट किसको कहते हैं, एक ऐसे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स का कलेक्शन जो हमेशा ट्रू हो, हर एक पर्सन के लिए एक्सेप्टेड हो, उसको सेट कहते हैं। अब हमारे पास किसी सेट के अंदर जो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं उसको हम कहते हैं कार्डिनलिटी या कार्डिनल नंबर। तो कार्डिनलिटी ऑफ सेट की बात करें या कार्डिनल नंबर की बात करें तो नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन द सेट इज कॉल्ड कार्डिनल नंबर। लेट्स सपोज हमारे पास जो सेट था AEIOU, इसमें कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है तो 1 2 3 4 5। तो इसकी जो कार्डिनलिटी होगी या कार्डिनल नंबर होगा वो 5 हो जाएगा। तो इसको 5 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब आप इसको रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे V जो सेट है तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट इन V को कैसे लिखते हैं, N ऑफ V, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट V एंड दैट इज इक्वल टू 5। इसी को कार्डिनल नंबर कह सकते हैं या कार्डिनलिटी कहते हैं। तो अभी हमने पीछे देखा कि किसको कहेंगे सेट, वेल डिफाइंड कलेक्शन इज अ सेट ऑफ एलिमेंट्स विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। तो ये जो बेसिक डिस्कशन था ये हमारे पास किसका था, सेट की डेफिनेशन, सेट एक्चुअली होता क्या है, इसकी कार्डिनलिटी क्या होती है या फिर इसके कुछ प्रॉपर्टीज क्या होते हैं। तो इसके बारे में अपन ने देखा, ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हम लोग देख चुके हैं। आगे हम बात करते हैं एलिमेंट्स की। जैसे कि हमने देखा सेट के अंदर जो भी नंबर्स लिखा है, कोई भी वेरिएबल लिखा है, कुछ भी लिखा है, उसको हम एलिमेंट कहेंगे। तो ऑब्जेक्ट ऑफ सेट इज कॉल्ड द एलिमेंट। तो किसी भी सेट का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको हम एलिमेंट कहते हैं। किसी सेट का जो एलिमेंट होता है वो फैमिली मेंबर की तरह बिहेव करता है। सेट जो है क्या है, एक फैमिली है और उसके अंदर आने वाले एलिमेंट्स क्या है, उसके फैमिली मेंबर्स होते हैं। तो फैमिली मेंबर्स क्या होते हैं, हमेशा फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो मैथमेटिक्स के अंदर एक सिंबल होता है, ये एप्सिलॉन की तरह दिखाई देता है, फिजिक्स में आप इसको एप्सिलॉन कहते हैं।
बट मैथ्स में इसको क्या बोलते हैं, इसको कहते हैं बिलोंग्स टू। तो बिलोंग्स टू सिंबल तब यूज होता है जब किसी एलिमेंट को किसी सेट के साथ लिखना हो या उन दोनों के बीच का रिलेशन लिखना हो। सो दिस विल रिप्रेजेंट द रिलेशन बिटवीन द एलिमेंट विद द सेट। जैसे हमने एक सेट ले लिया, हमने बोला P एक सेट है जिसके अंदर 1 2 3 तीन एलिमेंट है। अब ये तीन एलिमेंट क्या है, फैमिली मेंबर है, और P क्या है, फैमिली है। तो 1 इज अ फैमिली मेंबर विच बिलोंग्स टू द फैमिली P। सो 1 इज बिलोंग्स टू P। तो इसको लिखने का तरीका जो है वो बिलोंग्स टू सिंबल से कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, 1 इज बिलोंग्स टू द सेट P। सो दिस इज अ फैमिली मेंबर एंड दिस इज अ फैमिली। सो 1 इज बिलोंग्स टू सेट P। इसी तरीके से 2 इज बिलोंग्स टू सेट P, 3 इज बिलोंग्स टू सेट P। लेकिन फैमिली मेंबर से बिलोंग नहीं करता, फैमिली मेंबर फैमिली से बिलोंग करता है। तो इसको ऐसे नहीं लिख सकता P इज बिलोंग्स टू A। अगर किसी ने ये लिख दिया ना P इज बिलोंग्स टू 1, दिस इज रॉन्ग, दिस इज रॉन्ग, ऐसे नहीं रिप्रेजेंट कर सकते। हम हमेशा फैमिली मेंबर को पहले लिखेंगे, बाद में फैमिली लिखेंगे। इसके अंदर 4 एलिमेंट नहीं है, तो अगर मैं लिखूं 4 इज बिलोंग्स टू P, तो अब 4 तो इसके पास है नहीं, तो 4 अगर बिलोंग नहीं कर रहा है तो इसके लिए सिंबल आता है डज नॉट बिलोंग। तो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू का। अगर मैं इसको काट दूं, क्रॉस कर दूं, तो इस सिंबल को कहते हैं डज नॉट बिलोंग्स टू। तो जब कोई एलिमेंट सेट से बिलोंग नहीं करता है तो हम उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू सिंबल लगाते हैं। ठीक है, अब बात कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया, एलिमेंट ऑफ सेट का रिलेशन, कि इस बिलोंग्स टू सिंबल के थ्रू किसी एलिमेंट को उस सेट के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं या रिलेशन लिख सकते हैं। अब आगे बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। तो सेट को रिप्रेजेंट करने का एक्चुअली में हम 3 तरीके से सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। पहला जो रिप्रेजेंटेशन होता है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म। सेकंड जो फॉर्म है उसको हम कहेंगे सेट बिल्डर फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म। और तीसरा जो फॉर्म है उसको हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो एक एक करके बात कर लेते हैं। तो पहला फॉर्म जो है उसको हम कहते हैं रोस्टर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म को टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है। तो जब किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो कैसे लिखते हैं, ये समझते हैं कि जब भी किसी सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एलिमेंट जो होंगे वो कॉमा से सेपरेट करके लिखे जाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर लिखे जाएंगे। जिससे हम, जैसे हमने पहले एग्जांपल्स लिखे हैं, तो वो जो फॉर्म था वो कौन सा फॉर्म था, वो था रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो ये जो फॉर्म हो गया वो क्या हो गया, रोस्टर फॉर्म। तो जब भी एलिमेंट कॉमा से सेपरेट हो और करली ब्रैकेट के अंदर लिखें तो दैट फॉर्म ऑफ सेट इज कॉल्ड द रोस्टर फॉर्म्स। जैसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होगा, 1, 2, 3 एंड सो ऑन अप टू इंफिनिटी। तो ये जो सेट है इसमें एलिमेंट कॉमा से सेपरेट है और करली ब्रैकेट के अंदर लिखे हुए हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विच इज द रोस्टर फॉर्म रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, आगे बात करते हैं। नेक्स्ट जो रिप्रेजेंटेशन है जिसको कहा जाता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो सेट बिल्डर फॉर्म या डेफिनेशन फॉर्म वो फॉर्म होता है जिसमें किसी सेट के एलिमेंट को कॉमा से सेपरेट करके नहीं लिखा जाता है। इसमें हम डेफिनेशन के फॉर्म में लिखते हैं। तो होता यह है कि इसमें हर एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, इसका एक इन एलिमेंट का एक रिप्रेजेंटेटिव ले लेते हैं जिसको हम वेरिएबल कहते हैं। तो कोई एक्स ले लेते हैं, तो उसके लिखने का जो तरीका है वो पहले वेरिएबल नेम लिखा जाता है लाइक एक्स, और ये जो सिंबल होता है इसको हम कहते हैं सच दैट। मैथ्स में ये दूसरा सिंबल आया, पहला सिंबल हमने पढ़ा बिलोंग्स टू, दिस इज द सच दैट सिंबल। तो सच दैट किस लिए यूज होता है, सच दैट यूज होता है जब किसी वेरिएबल को लिखा जाता है और फिर उसकी वेरिएबल की डेफिनेशन। जैसे मैंने लिखा एक्स सच दैट, तो इसका हिंदी मतलब है ऐसा है। तो एक्स ऐसा है, कैसा है, अब बताएंगे कि एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो ये जो सेट लिखा था वो कौन सा फॉर्म था, रोस्टर फॉर्म था, क्योंकि एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट थे और करली ब्रैकेट। अब मैं इसी सेट को अगर सेट बिल्डर में लिखना चाहता हूं तो इसका एक रिप्रेजेंटेटिव वेरिएबल एक्स ले लूंगा, फिर उस एक्स के थ्रू इन सारे एलिमेंट को कनेक्ट करूंगा। तो मैंने लिखा एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। तो इसने लिखा है जो एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है, तो एक्स की वैल्यू वेरिएबल है तो इनफाइनाइट वैल्यू रिप्रेजेंट कर सकता है। तो x कैन बी 1 बिकॉज इट इज अ नेचुरल नंबर, x कैन बी 2, x कैन बी 3। तो इसमें जो भी एलिमेंट आ रहे थे वो सब x ने कंटेन कर लिए, इसलिए इसको कौन सा फॉर्म बोला जाएगा, सेट बिल्डर। तो जब भी हम डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं उसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं, और जब भी हम कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। जैसे ये सेट ऑफ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट है, अगर इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इसका एक रिप्रेजेंटेटिव x लिखेंगे। तो दैट v कैन बी रिटन एज व्हाट, x सच दैट, और फिर इस x के थ्रू इनको कनेक्ट करेंगे। x इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट। तो इसने क्या बोल दिया, x ऐसा है, कैसा है,
एक्स जो होगा वो वोवेल्स होगा किसका, इंग्लिश में। तो एक्स ए हो सकता है, एक्स ई हो सकता है, आई हो सकता है, ओ हो सकता है और यू हो सकता है। ये जो रिप्रेजेंटेशन इसको कहा जाता है सेट बिल्डर। तो जब डेफिनेशन फॉर्म में लिखते हैं हम सेट को तो उसको सेट बिल्डर कहते हैं, और जब कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं तो उसको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। इसी तरीके से एक तीसरा फॉर्म भी होता है जिसको हम कहते हैं विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कहते हैं, या फिर तीसरा जो फॉर्म है इसको हम क्या कह सकते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। जैसे हमने सेट लिया था वी, और वो ये वी सेट क्या था, ये वी सेट क्या था, ये था वोवेल्स ऑफ इंग्लिश। इसको ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कह सकते हैं। तो कोई एक सर्कल बना सकते हैं और इसी के अंदर ए ई आई ओ यू, तो ये एक सेट है जो सर्कल के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा है, ग्राफ के थ्रू, या विजुअली दिखाई दे रहा है हमें, इसलिए इसको क्या कहते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। अब कुछ कुछ सिंबल्स की बात कर लेते हैं। जब हम सेट पढ़ते हैं या मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो कुछ कुछ सिंबल यूज करे जाते हैं। जैसे कैपिटल एन जो है, कैपिटल एन इज अ सिंबल विच रिप्रेजेंट द नेचुरल नंबर्स। कैपिटल डब्ल्यू को होल नंबर सेट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। कैपिटल आई या कैपिटल जेड जो है वो इंटीजर के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होता है। क्यू जो है वो रेशनल नंबर के लिए यूज होता है। क्यू डैश और क्यू सी जो है वो इरेशनल नंबर के लिए रिप्रेजेंट होता है। कैपिटल आर जो है वो रियल नंबर के लिए रिप्रेजेंट। जेड प्लस जो है पॉजिटिव इंटीजर को रिप्रेजेंट करता है, जिसको नेचुरल नंबर भी कह सकते हो। जेड नेगेटिव जो है वो नेगेटिव इंटीजर्स को बताता है, या नेगेटिव इंटीजर्स के सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज करा जाता है। आर प्लस जो है पॉजिटिव रियल नंबर के लिए यूज होता है, और आर माइनस जो है वो नेगेटिव रियल नंबर के लिए यूज होता है। चलो एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेट ए जो है इसके अंदर 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5, ये रोस्टर फॉर्म में हो गया। अब मैं कहूं कि इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बदलो तो कैसे बदल सकते हैं। एक्स सच दैट, सबसे पहले वेरिएबल लिखेंगे फिर उसकी डेफिनेशन। एक्स ऐसा है, कैसा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर, लेकिन वो नेचुरल नंबर कैसा है, 5 से छोटा है। तो बाद में लिखना पड़ेगा कि एक्स इज नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इज लेस देन इक्वल टू 5। जो भी नेचुरल नंबर है वो एक्स है और उसकी वैल्यू 5 से छोटी है, उसके बराबर है। इसका मतलब नेचुरल नंबर इसमें क्या आ जाएंगे, 1 2 3 4 5। इसी चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स सच दैट एक्स लेस देन इक्वल टू 5 वेयर एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो इस फ्रेम को कहते हैं हम सेट बिल्डर फ्रेम। एक दूसरा क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसे एक सेट लिया x, अब ये जो फ्रेम है x सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर, ये जो फॉर्म है वो कौन सा फॉर्म है, डेफिनेशन फॉर्म है, जिसको हमने क्या बोला है, सेट बिल्डर फॉर्म बोला है। अब इस सेट बिल्डर फॉर्म को किस में कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, टेबुलर फॉर्म में। तो टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, पहले x की वैल्यू चाहिए होगी। तो इस इक्वेशन को आप, ये इक्वेशन नहीं है, ये क्या है, इनइक्वेशन है या इनइक्वालिटी कह सकते हो। तो इनइक्वालिटी को सॉल्व करना हम आगे सीखेंगे, फिलहाल अभी बात करते हैं। तो एक्स स्क्वायर, ये 4 उधर जाएगा, -4 लेस देन इक्वल टू 0। इस 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूं, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, और इसकी वैल्यू कैसी होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0। अब आपको देखना है कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो क्रिटिकल पॉइंट इसके क्या है, क्रिटिकल पॉइंट का मतलब है फैक्टर किस पॉइंट पे 0 हो रहा है। तो x माइनस 2, जब x 2 हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो पहला क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। x प्लस 2 कब 0 होगा, जब x माइनस 2 हो जाएगा, तो दूसरा क्रिटिकल पॉइंट ये मिला। अब क्या करते हैं, इन क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे पहले आएगा -2 फिर आएगा +2। राइट मोस्ट रीजन हमेशा पॉजिटिव होता है, क्रिटिकल पॉइंट पे साइन चेंज होता है। अगर ये जो फैक्टर है वो कहां से आया है, ऑड पावर से आया है, तो साइन चेंज होकर नेगेटिव बन जाएगा। और फिर ये -2 जो है वो कहां से आया है, x+2 से, इसकी पावर अगर ऑड है तो ये साइन चेंज होके फिर से प्लस हो जाएगा। तो रीजन कौन सा मिला, प्लस माइनस प्लस। तो हमें एक्सेप्टिव रीजन कौन सा चाहिए, लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव रीजन। तो नेगेटिव रीजन का ये मतलब है कि ये जो फैक्टर का प्रोडक्ट है वो कब नेगेटिव होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि इसके थ्रू हम यही बात निकालते हैं कि ये नेगेटिव किस रीजन में होगा, जब -2 से 2 तक x की वैल्यू रहेगी। तो -2 से 2 के बीच में x की वैल्यू होनी चाहिए। अगर x रियल नंबर होता तो आंसर -2 से 2 हो जाता, लेकिन x एक इंटीजर है, तो हमें -2 से +2 के बीच में कौन कौन से इंटीजर आ रहे हैं, और इक्वालिटी होल्ड है, तो इसका मतलब -2 और +2 भी इंक्लूड है। तो एक -2 आएगा, फिर उसके पहले क्या होगा, -1 होगा, फिर उसके पहले क्या होगा, 0 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 1 होगा, फिर उसके बाद क्या होगा, 2। तो -2 -1 0 1 और 2। तो ये जो सेट बना वो ये किस फॉर्म में था, सेट बिल्डर फॉर्म में था, और ये किस में कन्वर्ट हो गया, रोस्टर फॉर्म में। तो इसके थ्रू, ठीक है, ये इन इक्वेशन को सॉल्व कैसे कर सकते हैं ये धीरे धीरे हम समझेंगे। आगे चल के मैं इसको इंडिविजुअली टॉपिक के फॉर्म में बता दूंगा कि कैसे सॉल्व करा जाता है।
फिलहाल आप ये समझ गए कि रोस्टर को सेट बिल्डर में कैसे बदलते हैं और सेट बिल्डर को रोस्टर में कैसे बदलते हैं, है ना। तो ये जो हमने अभी पढ़ा है, सेट क्या होता है इसके बारे में सबसे पहले समझे। कलेक्शन और सेट में डिफरेंस क्या होता है, उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, 3 फॉर्म होते हैं, तीनों फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन सीख लिया। फिर उसके बाद हमने कुछ प्रॉपर्टीज सीख ली सेट की, और उसके बाद कुछ सिंबल्स कैसे यूज करते हैं ये सब देख लिया। अब इसके आगे हम बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।